वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 5 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि 3 मई के दिन इसका 20th एडिशन पब्लिश किया गया। इसे पब्लिश किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF के द्वारा। तो एक जो बहुत ही साधारण सा प्रश्न बनता है वो तो यही होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। तो सही जवाब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF। इसका जो एम है दैट इज कि जो जर्नलिस्ट हैं 180 देशों में या फिर टेरिटरीज में हम एसेस करें कि उनकी स्टेट यानी कि अवस्था क्या है, क्या वो फ्रीडम के साथ जो भी अपना जर्नलिज्म है वो कर पा रहे हैं अथवा नहीं। यहाँ पे देखिए 5 इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट और सिक्योरिटी। तो 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है कि जर्नलिस्ट कितनी फ्रीडम के साथ अपना काम कर पा रहे हैं। जो इंडेक्स है इसमें प्रेस फ्रीडम को इफेक्टिवली इस बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है कि कोई जर्नलिस्ट, वो एक इंडिविजुअल के तौर पे हो सकते हैं, किसी ग्रुप में हो सकते हैं, क्या वो आसानी से न्यूज़ को सेलेक्ट, प्रोड्यूस, डिसेमिनेट कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या वो लोगों तक आसानी से कन्वे कर पा रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वो क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल या सोशल इंटरफेरेंस फेस तो नहीं कर रहे, क्या वो फ्री हैं किसी प्रकार के फिजिकल या मेंटल थ्रेट को लेकर। इसी चीज को इवेलुएट करके प्रेस की फ्रीडम को मेजर किया जाता है। टॉप 5 में जो कंट्रीज रही दोज वर नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। भारत की रैंक पिछले साल की तुलना में 8 प्लेसेस गिर गई है। पिछले साल जहां हमारी रैंक 142nd थी वो इस बार 150th है, यानी कि 150वीं है। 180 देशों में ये इवेल्युएशन किया गया है। तो भारत में प्रेस फ्रीडम कम हुई है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1993 में डिक्लेयर किया। यूनेस्को का जो एक जनरल कॉन्फ्रेंस था 1991 में, उसी की रिकमेंडेशन पे 1991 में विंडोएक डिक्लेरेशन जिसे यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था, उसी दिन को बेसिकली हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर फोकस इस बात पर होता है कि हम डेवलपमेंट करें एक फ्री, इंडिपेंडेंट और प्लूरलिस्टिक प्रेस का। प्लूरलिस्टिक प्रेस का मतलब होता है कि सोसाइटी के हर सेगमेंट का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो। 2022 की थीम रही जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में है। सेबी ने भी हाल ही में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड है उसे थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। ये रिलैक्सेशन 30 जून तक एप्लीकेबल रहेगा। मतलब अब उनके जो लॉक इन पीरियड होगा वो 30 दिनों का होगा। अगर वो कोई भी इशू खरीद रहे हैं, जो इशू मतलब सिंपली शेयर्स या IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसकी कीमत 10 करोड़ के ऊपर है, तो लॉक इन पीरियड 30 दिन का होगा। इन जनरल देखिए जो लॉक इन पीरियड होता है वो 30 दिनों का ही होता रहा था पहले भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ समय पहले इसे थोड़ा टफ बनाया गया था और जो लॉक इन पीरियड है वो 90 दिनों का कर दिया गया था। अभी हाल ही में उन्होंने इसे वापस से रिलैक्स करके 30 दिन किया है। अब ये 30 दिन 90 दिन क्या मामला है, इसके पहले आपको समझना होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स होते कौन हैं। एंकर इन्वेस्टर्स हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो सीधे सीधे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनके पास पैसे का एक पूल होता है जो अलग अलग सोर्सेज से आता है, उसे वो किसी IPO में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है, वो भी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ही होता है। यहाँ पे जब भी कोई IPO पब्लिक किया जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग उन IPOs में शेयर्स को खरीदते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स उन IPOs को खरीदना शुरू कर देते हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स इन IPOs में अपना पैसा लगा देते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये कंपनी मतलब ठीक ठाक करेगी, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाल रहे हैं। आखिर हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा, इसके लिए जरूरी है ना कि हमसे पहले ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें अपना पैसा डालें। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो IPO में अपना पैसा डालते हैं, बेसिकली वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं यानी कि QIB, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही होते हैं। वैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनके पास पैसे का एक पूल होता है जो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके संबंध में कुछ रेगुलेशंस होते हैं सेबी के। बेसिकली मामला ये होता है कि अगर ये खूब सारा पैसा डाल के किसी IPO को खरीदेंगे और वापस से उसको बेच देंगे, तुरंत ही बेच देंगे, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल ना रहे, बल्कि अगर किसी QIB ने, जैसे कि एंकर इन्वेस्टर ने अपने पैसे डाले हैं किसी शेयर में, तो वो पैसा कुछ समय तक उस IPO में रुके, इससे मार्केट स्टेबल बनता है।
एंड दैट इज रीजन कि ऐसे पैसे जब इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब जो भी एंकर इन्वेस्टर है उसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करने ही होते हैं। इन दैट केस उनके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप 30 दिनों तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते, आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। कभी कभी इसे बढ़ा देते हैं, 60 दिन कर देते हैं, 90 दिन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो अभी कुछ समय पहले इसे 90 डेज किया गया था, वापस से घटा के 30 दिन कर दिया गया। मतलब आपने आईपीओ में पैसा लगाया है तो 30 दिन तक आप उसे बेच नहीं सकते, उसे अपने पास रखना होगा, 30 दिन के बाद बेचना है तो बेचिए। अब इसका फायदा क्या होता है? अगर मुझे किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना है और मुझे पता चल गया कि कुछ एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा डाल दिया इस आईपीओ में, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये एंकर इन्वेस्टर तो समझदार है ना, ये किसी ऐसी कंपनी में तो अपना पैसा डालेंगे नहीं जो नुकसान वाली हो। तो जब ये एंकर इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा डाल देते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो इस कंपनी का आईपीओ बढ़िया है, खरीद लेते हैं। फर्दर ये प्राइस डिस्कवरी भी करवाता है, इससे पता चल जाता है कि आखिर ये आईपीओ कितना ज्यादा प्राइस ले सकता है। जितने ज्यादा एंकर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, मतलब वो आईपीओ उतना ज्यादा स्ट्रांग है। कोटा होता है बेसिकली कि कितना एक क्यूआईबी ले सकता है। जैसे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, सपोज करिए कि वहां पर पहले देखिए यूजुअली क्या होता है कि 30% के ऊपर एंकर इन्वेस्टर्स को या बाकी के क्यूआईबीज को अलाउ नहीं किया जाता। कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है तो वहां पर 50% तक कोटा बना देते हैं कि चलो 50% तक जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो खरीद लें। लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ओवरऑल कोटा डिसाइड किया गया है, उनमें नॉर्मली 60% हम एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोल देते हैं कि चलो 100 शेयर्स अगर खरीद सकते हैं क्यूआईबीज तो उनमें से 60 एंकर इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। तो सर्टेन कोटा लगा दिया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि सारा आईपीओ यही खरीद के बैठ गया और किसी को मिला ही नहीं। तो ये सारा मामला एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो जानकारी है वो प्रारंभ 1 बैच के बारे में है। ये 2023 की बैच है। इस बैच में आपकी तैयारी बहुत ही सिस्टमैटिकली कवर की जाती है। आपकी तैयारी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वीडियो लेक्चर्स, देन टेस्ट सीरीज और उसके बाद मटेरियल। ये सभी आपको इस प्रोग्राम में बहुत इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसके जरिए आप अपनी 2023 की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। तो अगर आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट करिए, या तो आप ओनली आईएएस के कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जो जीमेल एड्रेस दिया जाता है उस पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बासवा जयंती के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जगत गुरु बासवेश्वरा जी को याद किया, यानी कि बासवन्ना जी को याद किया, जो बासवा जयंती होती है उसके ओकेशन पे। काफी पवित्र दिन माना जाता है ये। बासवेश्वर, इनका जन्म बागेवदी में हुआ था, जो अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट था कर्नाटका का उस समय 1131 एडी में। ये 12वीं शताब्दी के एक बहुत ही फेमस पोएट, फिलोसोफर और लिंगायतिज्म के फाउंडर रहे हैं। हिंदू सेवाइट सोशल रिफॉर्मर भी थे। समाज के लिए इनके विचार काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थे उस समय के हिसाब से कम से कम। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे जो कालाचुरी डायनेस्टी के राजा बिजाला वन थे उनके समय में। इन्होंने लिंगायत जो सेक्ट था उसे फाउंड किया और इनके फॉलोअर्स को, मतलब जो फॉलोअर्स होते हैं लिंगायतिज्म, उन्हें लिंगायत कहा जाता है। ये एक हिंदू सेक्ट है जो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे केवल भगवान शिव को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। जो बासवन्ना जी थे उन्होंने हमेशा एक कास्ट फ्री सोसाइटी की कल्पना की और उनका मानना था कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये मैनुअल हार्डवर्क को तवज्जो देते थे। इन्होंने एक प्रकार के अलग इंस्टीट्यूशन यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश भी किया, दैट वाज अनुभव मंडप। अनुभव मंडप हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो। एक ऐसा हॉल जहां पे सभी धर्म के लोग, मैन वुमेन सभी लोग जाएं, बैठें और आपस में स्पिरिचुअल और बाकी जो इश्यूज हैं, लाइफ के क्वेश्चंस हैं, उन पे डिस्कशन करें। मतलब आप जीवन का अनुभव लें। दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अनुभव मंडप। उन्होंने पोएट्रीज का इस्तेमाल किया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, और उनकी पोएट्रीज को कहा जाता था वचनास। ये समाज में समानता का समर्थन करते थे। देखिए 2016 में ये प्रश्न आया है। पहला स्टेटमेंट है सिद्धास या फिर सितार्स। ये तमिल रीजन के मोनोथिस्टिक लोग थे एंड बेसिकली ये कंडेम करते थे आइडोलेट्री को। लिंगायत कन्नड़ रीजन से बेसिकली बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन करता था थियरी ऑफ रीबर्थ और कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करता था। बेसिकली जो इस सवाल का जवाब था दैट वाज सी, यानी कि दो के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोफिया टेलीस्कोप के बारे में है। नासा ने भी कहा कि वो सोफिया टेलीस्कोप का जो कामकाज है वो बंद करेंगे। सोफिया टेलीस्कोप उस समय बहुत ज्यादा न्यूज में आया था जब इन्होंने मून पे वाटर की प्रेजेंस को कंफर्म किया था 2020 में। ये क्या है बेसिकली, या क्या था जो अभी बंद कर दिया गया? ये 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप था जिसे बोइंग 747 SP एयरप्लेन के साथ अटैच किया गया था। ये जो एयरप्लेन है ये उड़ता रहता था और इसी की बेसिस पे इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते थे। ये जो एयरप्लेन है ये 38,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता था, स्ट्रेटोस्फीयर वाले एरिया में। तो काइंड ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी थी ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए,
नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी DLR ने मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को रन किया था। ये दुनिया का सबसे महंगा फ्लाइंग टेलीस्कोप भी था। फर्दर ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स मिशन भी था। इनफैक्ट आई विल से ये सबसे महंगा नहीं, सबसे बड़ा फ्लाइंग टेलीस्कोप था और दूसरा सबसे महंगा था। 2020 में इन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O को डिस्कवर किया, जो मून का सन फेसिंग साइड है उस ओर। जो साइट है जहां पर इन्होंने इसे डिस्कवर किया था दैट वाज क्लेवियस क्रेटर, जो मून के सदर्न हेमिस्फीयर में है। फर्दर इन्होंने ये जो पूरा टेलीस्कोप है इसने हीलियम हाइड्राइड को भी यूनिवर्स में डिटेक्ट किया 2019 में, जिसके बारे में माना जाता है कि 14 बिलियन साल पहले जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो जो पहला मॉलिक्यूल बना था दैट वाज हीलियम हाइड्राइड, तो उसे इन्होंने डिटेक्ट किया। जो सोफिया है ये एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन पैटर्न है जुपिटर का उसे भी स्टडी कर चुका है, तो बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं सोफिया के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैप्सस के बारे में है। मार्च 22 को ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म ओक्टा ने भी कंफर्म किया कि जो एक छोटा सा ग्रुप है हैकर्स का लैप्सस, उसने उनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश की थी 3 महीने पहले। साउथ अमेरिका बेस्ड ये एक थ्रेट ग्रुप है। ऐसा कहा जाता है कि 2 बच्चे हैं जो इसे रन करते हैं, एक की उम्र टीनेजर्स हैं बेसिकली, एक की उम्र 16 साल है, दूसरे की 17 साल है। तो छोटा सा हैकिंग ग्रुप, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्रीचेस की हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्होंने सेंध लगा दी थी। फर्दर ये अपने विक्टिम्स को पब्लिकली टॉन्ट भी करते हैं, उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स या सोर्स कोड पब्लिक कर देते हैं, लीक कर देते हैं। तो शरारती किस्म का ये हैकिंग ग्रुप है लैप्सस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेटग्रिड के बारे में है। नेटग्रिड को जो इसका एक कैंपस है बेंगलुरु में, उसे अभी हाल ही में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, अमित शाह जी ने। सीडैक पुणे और IIT भिलाई ने मिलकर नेटग्रिड का ये जो प्लान मैनेजमेंट है उसे तैयार किया है। ये एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर कोई थ्रेट भारत में क्रिएट होने वाला है, कोई सस्पेक्टेड डेटा अगर हमें मिल जाए तो सस्पेक्टेड डेटा का इस्तेमाल करके हम किसी टेरर अटैक को रोक सकते हैं। सस्पेक्टेड डेटा कई तरीके का हो सकता है, कोई इमिग्रेशन डेटा हो, बैंकिंग डेटा हो, इंडिविजुअल टैक्स पेयर का डेटा हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, वो एयर ट्रैवल हो सकता है, ट्रेन ट्रैवल हो सकता है। अगर ऐसा कोई डेटा है जहां पर आपको कोई भी सस्पेक्टेड जानकारी मिले तो उसका इस्तेमाल करके हम किसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो नेटग्रिड के माध्यम से बेसिकली हम एक बिग डेटा का पूरा सेंटर तैयार करते हैं जहां से वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज डेटा कलेक्ट कर सकती हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। 2010 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे अप्रूवल दिया था। ये उस समय जो प्रोजेक्ट था वो 3400 करोड़ का था। 11 सेंट्रल एजेंसीज इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग IB एंड रॉ। फर्दर जो नेटग्रिड है वो 21 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे डेटा कलेक्ट करता है, वो है जिसमें शामिल है टेलीकॉम, टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, इमिग्रेशन, और कोई भी सेंसिटिव डेटा अगर मिला तो फिर ध्यान दिया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है। RBI ने अभी हाल ही में राजीव रंजन जी को एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे नॉमिनेट कर दिया है MPC में। 1934 का जो RBI एक्ट है उसमें 2016 में संशोधन किया गया था फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। सेक्शन 45ZB ऐड किया गया था जहां पे 6 मेंबर्स की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन की बात की गई थी। कमेटी को फॉर द फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट किया गया था 26 सितंबर 2016 को। MPC का बेसिक फंक्शन होता है MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन सबको डिसाइड करना। ठीक है, 6 मेंबर्स की बॉडी होती है जिसमें 3 लोग आते हैं गवर्नमेंट की ओर से और 3 RBI की ओर से। तो जो 3 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो सकते, वो केवल एक्सपर्ट होंगे इकोनॉमी के, ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है। RBI के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। डिप्यूटी गवर्नर जो RBI के होते हैं वो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्दर जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी मेंबर के तौर पे नॉमिनेट किया जाता है RBI की ओर से। मेंबर्स का टर्म होता है 4 साल का, डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। RBI के गवर्नर इस पूरी मीटिंग को या कमेटी को चेयर करते हैं। उनके पास कोई वीटो पावर तो नहीं होता। फर्दर अगर टाई का मामला आता है तो उनके पास वोटिंग राइट हो जाता है। ठीक है, रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट रिलीज करता है, गलत है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये गलत हो गया। बासवन्ना लिंगायतिज्म के फाउंडर हैं, दैट्स ट्रू। सोफिया टेलीस्कोप नासा और इसरो का है, गलत है, इसमें जर्मनी इन्वॉल्व है। नेटग्रिड ये टेरर अटैक को रियल टाइम डेटा के बेसिस पे प्रिवेंट कर सकता है, ये तो सही है। MPC फाइनेंस मिनिस्टर शेयर करते हैं, गलत है। RBI के गवर्नर शेयर करते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।